तो जी अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 1 कह लें 10th क्लास का लास्ट टॉपिक है। हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़े से टिप्स पता होने चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आपने परफॉर्म करने हैं। जो इस चैप्टर में हमने चीज़ें डिस्कस की हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं ये चीज़ें थोड़ी सी वाज़ह कर दूं। हमने इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, हमने केसी फाइंड किया है, हमने फिर क्यूसी फाइंड किया है, फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड की है, फिर उसका एक्सटेंट फाइंड किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड की है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में मुख्तसर बता देता हूँ। हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं H2 प्लस O2 आपस में मिलके क्या बनाते हैं H2O। तो बैलेंस क्या है हमारे पास 2H2, यहां पर भी लिख ले 2। तो ये हमारे पास देखिए ये रिएक्टेंट है और ये शिफ्ट हो रहे हैं किसमें प्रोडक्ट्स के अंदर। रिएक्टेंट जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। इरिवर्सिबल एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आते। इसका मतलब ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इनको एक ही सिंगल एरो से शो करते हैं हम। लेकिन इसी का उल्ट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा है H2 प्लस I2 आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है 2HI। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स है। ये हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा किस में आएंगे, रिएक्टेंट में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन 2 डायरेक्शन में चलता है और इसे डबल एरो से शो करते हैं। उसे सिंगल एरो से शो करते हैं, इसे डबल एरो से शो करते हैं। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक और चीज आपको बता दूं, जितना डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी होगा। मतलब दोनों का रेट वो सेम होगा, लेकिन दोनों का जितना डायरेक्शन फॉरवर्ड चलेगा उतना डायरेक्शन रिवर्स भी चलेगा। दोनों का रेट सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये कन्फर्म। इसके बाद केसी। केसी किसी भी रिएक्शन के लिए जो केसी होता है ना, केसी इक्वल होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट के। मतलब ये कि ये है केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के। अब इसका मैं समझाने का मतलब क्या है, केसी तब ज्यादा होगा जब प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे। केसी कब कम होगा जब प्रोडक्ट्स कम होंगे। सेकंड बात, अगर रिएक्टेंट ज्यादा हुए तो केसी कम होगा, अगर रिएक्टेंट कम हुए तो केसी की वैल्यू ज्यादा हुए। ये चीज हमें फायदा देगी। इसके बाद है कि क्यूसी और केसी का आपस में रिलेशन किया। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है क्यूसी के मतलब ज्यादा का मतलब यह है कि प्रोडक्ट ज्यादा है तो केसी की वैल्यू ज्यादा आई है। या फिर दूसरा मतलब है केसी की वैल्यू तब ज्यादा आएगी जब रिएक्टर ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चलेगा। तो इस केस में रिएक्शन हमारे पास चलेगा लेफ्ट टू राइट, या फिर हम कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। इस केस में उल्ट हो जाएगा, केसी की वैल्यू कम आए तो मतलब राइट टू लेफ्ट चलेगा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन रिवर्स चलेगा। जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ना ज्यादा ना कम है, तो हमारे पास मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो गया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। तो ये चीजें अगर आपके ज़हन में होंगी तो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसका कि व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए। दो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा उसकी प्रॉपर्टी। अभी मैंने यहाँ पर यह बताया है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट शिफ्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टर में शिफ्ट नहीं होते, उन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक नंबर इसका मिलना है। सेकंड जो है ना आपके पास, वो कह रहा है इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, तो आपने कहना ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एक प्रॉपर्टी। इन रिएक्शन को सिंगल एरो से शो करते हैं, इसमें सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो जाते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं ये रिएक्शन कंप्लीट। तीन प्रॉपर्टी आप लिख दें, लेफ्ट टू राइट, सिंगल एरो से शो करते हैं और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। इसी से ही रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा, अभी मैं 2 नहीं बता रहा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए अगर ये याद हो गया, इसी के साथ हमें ये भी याद कर लेना कि रिवर्सिबल रिएक्शन में देखिए रिएक्शन क्या होगा। पहली बात, प्रोडक्ट्स दोबारा उसमें रिएक्टेंट में शिफ्ट होंगे, डेफिनेशन होगी। ये हमेशा 2 डायरेक्शन में चलता है, जितना डायरेक्शन फॉरवर्ड उतना डायरेक्शन रिवर्स। ये जिसे इसलिए डबल एरो से शो करते हैं। इसमें रिएक्टेंट शिफ्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में, इसलिए ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो 3 प्रॉपर्टीज की लिख दें। इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद होने हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहते हैं डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और 3 ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक दूसरे के उल्ट है, एक याद कर ले दूसरा भी याद हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 अब बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन कैसे कैसे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखें यहां से समझ लें, रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा आ रहे हैं रिएक्टेंट में। अगर रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा उतना रिएक्शन रिवर्स चलेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मिक्सचर के अंदर इनकी क्वांटिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उस पोजीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपने लिखना है केमिकल पोजीशन के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 वो ये पूछ रहा हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है क्या, पहले ये पता होना चाहिए। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर ये सारे इक्विलिब्रियम चलते हैं। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट होगा उतना प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर ये बात की है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये बात तो दोनों क्लियर होगी। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन दोनों का रेट सेम होगा। अब ये एस्टैब्लिश कब होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन 4 में। एस्टैब्लिश कब होगा, आपने कहना है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा रिएक्टेंट में शिफ्ट हो तो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी, तब आपके पास इक्विलिब्रियम जो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो हमारे पास एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 4 का आंसर कि हमारे पास जितना रेट फॉरवर्ड का है उतना रेट रिवर्स का हो, ठीक है। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो या प्रोडक्ट्स उतने ही हमारे पास रिएक्टेंट में शिफ्ट हो, दो बातें, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, हमारे पास क्या हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4, और हमारे पास मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं। क्वेश्चन जो मैंने ये ब्रैकेट शो की है, ये क्वेश्चन आपको याद करने में इसलिए आसानी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास एक दूसरे से इंटरलिंक है, या उल्टा है या सेम है।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखें। 5 देखें, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अभी हमने बात की है कि जब इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, कब पैदा होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, लेकिन अपोजिट रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है? वो कहते हैं कि रिएक्शन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं। हमें बाहर ऐसा ही नजर आएगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाएंगे उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में जाएंगे, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलेगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इसलिए कभी भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रुकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन है दूसरे से इंटरलिंक आ रहे हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये पूछ रहा है व्हाई इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन फ्रॉम आइदर वे। अब ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने ये रिएक्शन लिखा है, हमारे पास हम ये रिएक्शन किस तरह लिख सकते हैं? H2 प्लस I2 आपस में मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? 2HI। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट्स है। या ये रिएक्शन इस तरह आप चला सकते हैं, 2HI को पहले ले लें, इसको ब्रेक डाउन करेंगे H2 में प्लस I2 में शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इसमें ये रिएक्टेंट होंगे और ये वाले हमारे पास क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। चाहे आप रिएक्शन जिधर से मर्जी शुरू करें, रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा आएंगे रिएक्टेंट में। आप रिएक्शन चाहे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले करवा लें, अब इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रही है, इस रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो रही है। इसमें छोटे मालिक्यूल मिलके बड़े मालिक्यूल बना रहे हैं, इसमें बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे में, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जहां से मर्जी आप स्टार्ट कर ले, आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब हमारे पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? वो ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखें, N2 प्लस 3H2 वापस से मिलके क्या बना रहे हैं? 2NH3। मैंने आपको अभी बताया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने कैसे शो करना है, इसका Kc आपने कैसे लिखना है। तो Kc हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट हमारे क्या पास क्या है? NH3। ये इसके नंबर मोल्स है, ये इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर बन जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट्स है। ये 2 प्रोडक्ट्स नहीं है, ये उसके नंबर ऑफ मोल्स है, एक्टिव मास है। नीचे क्या आएगा? N2 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस का साइन नहीं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा H2, और जो ये 3 है ना, ये हमारे पास आ जाएगा H2, और जो ये 3 है ना, ये हमारे पास एक्टिव मास, ये इसकी बन जाएगी पावर। ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और हमारे पास क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 8। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हम ये सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये दोनों ही सेम है। अब इसमें उसने 3 तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं, आपने उन सब का क्या फाइंड आउट करना है? Kc। मैं एक आपको करके दिखाता हूं। जैसे उसने लिखा हुआ है H2 प्लस I2 आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? 2HI। अब इसका Kc लिखना है तो कैसे लिखना है? प्रोडक्ट्स ऊपर HI, तो इसका स्केयर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा H2 स्केयर ब्रैकेट और साथ में आ जाएगा I2। तो देखिए बाकी 2 रिएक्शन आपने खुद सॉल्व करने हैं, सेम इसी तरह प्रोडक्ट्स ऊपर लिख देने हैं, रिएक्टेंट नीचे लिख देना, आपके पास Kc फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 9। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आपने चीजें यहाँ पर हमने देखी है, ये मैं थोड़ी सी बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। अभी मैंने यहाँ पर बताया है
कि आपने जब किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है ना, तो आपके जहन में 3 चीजें आनी चाहिए। क्यू सी ग्रेटर देन के सी, क्यू सी लेस देन के सी, और क्यू सी इक्वल टू के सी। अभी मैंने यहाँ पर बताया अगर के सी की वैल्यू ज्यादा है तो क्यू सी सी, तो हमारे मतलब ये है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसलिए के सी की वैल्यू ज्यादा ही है। या सेकंड मतलब आप ये समझ लें के सी की वैल्यू तब ज्यादा आएगी जब रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो रिएक्शन किस तरह चलेगा, लेफ्ट टू राइट। पहले केस में रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड चलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा केस इसका उल्टा है, अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है केसी की वैल्यू तब कम आएगी जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन राइट टू लेफ्ट चलेगा। थर्ड केस में क्यूसी अगर इक्वल है केसी की, तो मतलब ये है कि दोनों का रेट सेम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल हो चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। तो आपने लिखना है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमारे पास क्या होगा, जितने रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में उतने हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। दोनों का रेट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल कर ली है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट 1। आपने जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया है उसकी आपने प्रॉपर्टीज बतानी है। सिंपल बात, एक ही बात है कि सारी रिएक्शन में घूमनी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पहली बात, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट होते हैं उतने प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में आ गए, पहली बात। सेकंड बात, जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा, दो बात। अब इसमें रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा आ रहे हैं रिएक्टेंट में, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लेवल में लैब्स के अंदर लेबोरेटरीज के अंदर हमें प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो इसमें तो ये केस हो रहा है जितने रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में उतने दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। 3 प्रॉपर्टी लिख दें। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। 13 क्वेश्चन नंबर, इफ रिएक्शन क्वोशिएंट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन, ये वो केस पूछ रहे हैं, अगर रिएक्शन क्वोशिएंट के सी से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये वो पूछ रहा है क्यू सी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी के सी की तो रिएक्शन क्या होगा। तो आपने लिखना है रिएक्शन राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेगा, रिएक्शन रिवर्स चलेगा, मतलब प्रोडक्ट्स आएंगे किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। 3 बातें लिख देंगे, राइट टू लेफ्ट चलेगा, रिएक्शन रिवर्स चलेगा, और रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या होंगे वो दोबारा आएंगे रिएक्टेंट में। तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका 14, ये पूछ रहा है कि एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश बेस्ड अपॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। एक इंडस्ट्री है जो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर चल रही है। इट फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स और कमर्शियल लेवल, या प्रोडक्ट्स हमारे पास अटेन ही नहीं हो रहे हैं कमर्शियल लेवल। कमर्शियल लेवल का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे जो हम बना रहे हैं या वर्ल्ड लेवल के अंदर बना रहे हैं ताकि प्रोडक्ट्स हमारे इस मुल्क कंट्री के अंदर बिके, बाहर भी बिके। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजन फॉर फेलियर। अब देखिए वो कहता है कि आपने इसकी बेसिक पॉइंट बताना है कि जिसकी वजह से केमिस्ट फेल होते हैं इन रिएक्शन के ऊपर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ही मैं समझा देता हूँ, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर उतना प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में आता है। पहली बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों का सेम हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल होगी। अब इंडस्ट्री में हमें होता है प्रोडक्ट से मतलब, लेकिन हमें इससे क्या होगा, अब केमिस्ट क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी होता है, और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। हाँ, इससे बचने के लिए ना मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन आपको समझ आनी चाहिए इंडस्ट्री लेवल में प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। हम इंडस्ट्री लेवल में ये करते हैं, हम कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल होने ही नहीं देते। ये इस क्वेश्चन से हटके इसका है।
क्यों? क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं हम आगे से निकालते जाते हैं, पीछे से रिएक्टेंट और डालते जाते हैं, रिएक्टेंट डालते जाते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड ही रहे। पहली बात, आगे से प्रोडक्ट निकालेंगे तो पीछे रिएक्टेंट ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट और आएंगे प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं फिर इंडस्ट्री लेवल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इस टॉपिक का असल मतलब यह है कि शॉर्ट क्वेश्चन समझने से पहले आपको जो चैप्टर के अंदर जो मेन टिप्स है ना, आपके पास क्या क्या चीज़ें हमने मेन पढ़ी है वो आपके जहन में होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही बता दी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे पैदा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे पैदा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। 4 पॉइंट, के की वैल्यू 5 पॉइंट वो याद होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आपके MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में और भी हेल्प मिलेगी। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।